हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर विद सुनील। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, कंपाउंड डीसी जनरेटर। ठीक है, तो कंपाउंड डीसी जनरेटर इज नथिंग बट इट इज द, ये दो जनरेटर जो आपने पढ़ा है सीरीज और शंट, इन्हीं दोनों जनरेटर की प्रॉपर्टीज को मिला के एक जनरेटर बनाया गया कि जो दोनों पे काम कर सके, उसे बोलते हैं हम क्या, कंपाउंड जनरेटर। दोनों पे काम करने का मतलब जैसे जैसे ये हो गया कि ऑन लोड एंड नो लोड। ठीक है, ऑन लोड और नो लोड दोनों पे क्या रहे, जो जनरेटर है, जो डीसी जनरेटर है, जो डीसी जनरेटर है उसका आउटपुट क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, मीन्स ऑन लोड और नो लोड, मतलब जब लोड है और जब लोड नहीं है, दोनों केस में इसका जो आउटपुट रहे वो स्थिर रहे। ठीक है, तो ऐसे जनरेटर को हम शंट जनरेटर कंपाउंड जनरेटर बोलते हैं। कंपाउंड जनरेटर में दो चीजें होती हैं, सीरीज वाइंडिंग भी होती है और शंट वाइंडिंग भी होती है। सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग अपना अपना फ्लक्स इंड्यूस्ड करेंगे, तो फ्लक्स शंट फ्लक्स इसको मान लेते हैं और सीरीज फ्लक्स नोट कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं, जो कंपाउंड जनरेटर है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब इन्हीं का कॉम्बिनेशन करने के अकॉर्डिंग हमने दो टाइप्स में बांट दिया इसको। एक तो क्या, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, क्यूमुलेटिव कंपाउंड, और दूसरा क्या, डिफरेंशियल, क्या, डिफरेंशियल कंपाउंड। ठीक है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड इज नथिंग बट, इसमें जो होता है, जो फ्लक्सेस होती हैं दोनों सीरीज और शंट, जो फ्लक्सेस होती हैं वो ऐड होती हैं। सीरीज और शंट जो फ्लक्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, ऐड होती हैं, इसीलिए क्यूमुलेटिव बोला जाता है। और डिफरेंशियल बोले तो, डिफरेंशियल जो होता है इसमें सीरीज और शंट ये सब्ट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, दोनों माइनस में होती हैं। तो अब बताओ जरा, जो सीरीज में जो जितनी भी फ्लक्स हो रही होगी, शंट में जितनी भी फ्लक्स हो रही होगी, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे तो फ्लक्स तो और भी कम हो जाएगी, और उधर दोनों की फ्लक्स अगर जुड़ जाएगी तो बहुत ज़्यादा चली जाएगी। ठीक है, तो दोनों चीज़ समझना। एक क्यूमुलेटिव में आपको क्या पूछना है, क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो आता है, जो फ्लक्स होता है वो ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है या फिर इक्वल रहता है, या कोई मतलब नहीं पड़ता इनसे। तो आपको ध्यान में रखना है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर में जो फ्लक्स होती है सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग की, वो दोनों के दोनों ऐड होती है। मैं एक डायग्राम दिखा देता हूँ कैसे लगभग होता है। तो ये आर्मेचर हो गया, ये ब्रशेस हो गए, जानते ही हो आप। ठीक है, यहाँ से एक सीरीज वाइंडिंग भी लगेगी और इसी में एक शंट वाइंडिंग भी लगेगी, और इधर लोड लगा देंगे। बस यही सिंपल सी बात है, यही डायग्राम आपको ध्यान में रखना है शंट के लिए। ठीक है, बाकी थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं क्यूमुलेटिव और डिफरेंशियल के लिए। ठीक है, तो वो उतना ज़्यादा आपको नहीं परेशान होना है, बस आपको ये समझना है कि इसमें सीरीज वाइंडिंग भी लगी है ना, सीरीज वाइंडिंग भी लगी है। ये अपना जो फ्लक्स इंड्यूस्ड करेगी वो फाई ऐसी करेगी, सीरीज फ्लक्स। ठीक है, और ये शंट वाइंडिंग भी यहाँ पे लगी है, तो यहाँ पे क्या करेगी, फाई एस एच करेगी इतनी दूर तक। समझ में आई बात? तो यही दोनों फ्लक्सेस आपस में जब कंबाइन होते हैं तो या तो क्यूमुलेटिव फॉर्म में कंबाइन होंगे, या तो वो ऐड होंगे, और या तो वो सब्ट्रैक्ट होंगे। अगर वो ऐड होते हैं तो उसे कंपाउंड क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे, अगर वो सब्ट्रैक्ट होगा तो उसे डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे। और कंपाउंड जनरेटर में सीरीज और शंट दोनों ही मिक्स होता है, ये मैं 2-3 बार बता चुका हूँ। ठीक है, इतना ही पढ़ना है इसमें। अब बात करते हैं, जो डिफरेंशियल कंपाउंड है इसका एप्लीकेशन कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसका उपयोग, ठीक है, उपयोग, तो जो डिफरेंशियल कंपाउंड का उपयोग होता है वो नॉर्मली आर्क वेल्डिंग में, आर्क वेल्डिंग, वेल्डिंग जानते हो ना, जो दुकानों पे जाते हो तो आर्क आर्क लगा के वेल्डिंग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही एक चाप वेल्डिंग भी होती है। ठीक है, तो वेल्डिंग में ही उपयोग किया जाता है, ये बात आपको ध्यान में। और बात करते हैं क्यूमुलेटिव की, तो इसके लिए आप ध्यान रखना, लेथ मशीन, लेथ मशीन, रेलवे। ठीक है, रेलवे में जो लगती है, और दूसरी चीज ट्रैफिक लाइट,
ठीक है, जब ट्रैफिक में जो रास्ते में लाइट पड़ती है वो भी, ठीक है, ये सब क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर वहाँ पे लगा होता है, ठीक है, वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे लेथ मशीन लगी होगी। लेथ आपने देखी होगी, बहुत बड़ी मशीन होती है, ठीक है, वहाँ पे लैब वेब में देखी होगी आपने कॉलेज के। और रेलवे में भी और ट्रैफिक लाइट में भी कई जगह उपयोग में ले आई जाती है। तो क्यूमुलेटिव समझ में आ गया होगा और डिफरेंशियल समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको पूरा जनरेटर, सीरीज, शंट और कंपाउंड, तीनों जनरेटर आपको समझ में आ गए होंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, लॉसेस पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, हानियाँ, जो जनरेटर में हानियाँ होती हैं वो क्या होती हैं। तो जनरेटर में जनरली तीन प्रकार की हानियाँ होती हैं। एक तो आयरन लॉसेस, एक दूसरा कॉपर लॉसेस और तीसरा मैकेनिकल लॉसेस, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम क्या करते हैं, लॉसेस को पढ़ते हैं। है हानियाँ, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लॉसेस, ठीक है। तो ये जनरली जो डीसी जनरेटर होता है उसमें 3 प्रकार की होती है। एक ध्यान रखना, कॉपर लॉसेस, कॉपर लॉसेस, दूसरा आयरन लॉसेस, आयरन लॉसेस, और लास्ट वन मैकेनिकल लॉसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं ताम्र हानि, ताम्र हानि, इसको बोलते हैं लौह हानि, ठीक है, और इसको बोलते हैं यांत्रिक हानि, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। और ये जो आयरन लॉसेस है, जो लौह हानि है, ये भी 2 प्रकार की होती है। एक तो आपका हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस, और दूसरा आप समझ लेना ईडी करंट लॉस। क्या, ईडी करंट लॉस, ठीक है। 2 तरीके का लॉस हुआ, एक तो हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा ईडी करंट लॉस। अब ये जो कॉपर लॉसेस होता है, बस यही समझ लेना, बहुत ही इजी चीज है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, I2R लॉसेस के नाम से भी जानते हैं, आल्सो नोन एज, हाँ, आल्सो नोन एज I2R लॉस, ठीक है, I2R लॉस, ठीक है। दूसरी चीज, ये क्यों होता है, तो जो आपका आर्मेचर होता है, इसके ऊपर जो ब्रशेस लगे होते हैं, इसके कॉन्टैक्ट से भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो ब्रशेस और आर्मेचर के कॉन्टैक्ट से भी I2R लॉस होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो भी समझ लो शंट और सीरीज वाइंडिंग है, सॉरी, जो वाइंडिंग लगी है, आर्मेचर और फील्ड 2 तरीके की लगी है। एक तो आर्मेचर लगी है और फील्ड वाइंडिंग लगी है। तो जो आर्मेचर मतलब इसके अंदर वाली वाइंडिंग, हाँ, इसके अंदर भी जो वाइंडिंग लगी है और इसके जितने भी बाहर लगी है, चाहे आइदर वो सीरीज हो या शंट हो, जो भी हो, वो फील्ड वाइंडिंग कहलाती है। तो फील्ड वाइंडिंग मतलब बाहर की जो भी वाइंडिंग है, और जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इनके कारण भी जो लॉसेस होता है वो भी कॉपर लॉस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग में जो भी करंट बह रही है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें लॉस होगा, उसकी जो रेजिस्टेंस होगा, मींस आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण, ऐसे समझ लो आप, प्रतिरोध के कारण जो लॉस होता है उसे क्या कहते हैं, कॉपर लॉस कहते हैं। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अब कॉपर लॉस आपका खत्म हो जाता है, इसे I2R लॉस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो भी करंट बह रही होगी, मान लो किसी सीरीज वाइंडिंग में I मान लो 10 एम्पियर बह रही है, और इसका RA मान लेते हैं, RSC मान लेते हैं 2 ओम है, तो यहाँ पे जो I2R लॉस होगा, ये कितना होगा, I2R जब निकालोगे तो 10 स्क्वायर इंटू 2 निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 200 वाट। अब क्या आता है आपका आयरन लॉस, ठीक है। आयरन लॉस में क्या होता है बेसिकली,
कॉपर लॉस में क्या होता था, रेजिस्टेंस के थ्रू होता था। और इसमें क्या होता है, इसमें जो मैग्नेटिक कोर लगी हुई हैं, ठीक है, जो क्रोड लगी हुई हैं, इनकी वजह से, क्रोड की वजह से जो लॉसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, आयरन लॉसेस कहते हैं। अब ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक तो हिस्टेरिसिस और दूसरा एडी करंट। हिस्टेरिसिस में क्या होता है, जैसे लौ आदि चीजें जो लगी होती हैं अंदर, ठीक है, ये बार बार चुंबकित होती हैं, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है, चुंबकित होती हैं, फिर बेचुंबकित होती हैं। तो इनकी वजह से जो बार बार इनके ऐसे करने से, एक बार अट्रैक्शन लगा, फिर एक बार मतलब वहाँ से अट्रैक्शन फोर्स हट गया, ठीक है, तो चुंबकित होना और फिर बेचुंबकित होना, इसकी वजह से जो लॉस होता है, इलेक्ट्रिक लॉस होता है, उसे बोलते हैं क्या, आयरन लॉस, पीआई, ठीक है, सॉरी, हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। और हिस्टेरिसिस लॉस का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, KH DM का पावर 1.6 F इंटू B, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PS मतलब हिस्टेरिसिस लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस है ना, और KH क्या है, हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट, ठीक है, नियतांक जिसे बोलते हो, तो हिस्टेरिसिस नियतांक है ना, और ये आपका क्या आ जाता है, BM, मैक्सिमम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मतलब चुंबकीय घनत्व जिसे बोलते हैं, और ये भी कौन सा, अधिकतम, जो भी अधिकतम चुंबकीय घनत्व होगा, अधिकतम चुंबकीय घनत्व वो, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आवृत्ति, ठीक है, और V क्या है, वोल्टेज, सॉरी वेलोसिटी, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर। जो चालक होते हैं ना, जो अंदर चालक होते हैं, उनका वेग क्या है, वेग, ठीक है, तो वेग की यूनिट जानते हो ना, मीटर पर सेकंड होती है, तो वो, तो ये इन्हीं सब की वजह से, इन्हीं सब की वजह से क्या हो जाता है, हिस्टेरिसिस लॉस हो जाता है। आपको ये फॉर्मूला याद में रखना है, और ये समझना है कि आयरन लॉस क्या होता है, जो क्रोड में हो, चाहे वो फील्ड क्रोड में हो या फिर वो आर्मेचर क्रोड में हो, क्रोड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो लॉस होता है उसे आयरन लॉस बोला जाता है, ठीक है। और इससे पहले रेजिस्टेंस की वजह से जो लॉस होता था वो उसे कॉपर लॉस बोला जाता था, उसे I²R लॉस भी बोला जाता था। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ईडी करंट लॉस की। तो PE इज इक्वल टू KE BM², ठीक है, F² और T²। T यहाँ पे क्या आ जाता है, थिकनेस, थिकनेस, ये आपको दिया रहेगा वहाँ पे कि प्लेट्स की जो थिकनेस है वो क्या है, ठीक है। थिकनेस मतलब चौड़ाई या मोटाई, जो भी आप समझो, है ना। F फ्रीक्वेंसी, ठीक है। BM आपको पता ही है, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, ठीक। अब बात करते हैं ईडी करंट लॉस है क्या। तो ध्यान से समझना, फैराडे ने नियम दिया था अपना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है या कैसे इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनता है। तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, उन्होंने क्या कहा कि कोई भी कंडक्टर अगर मूव कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है, उसमें विद्युत वाहक बल आ जाता है। तो आर्मेचर के अंदर जितने भी कंडक्टर लगे हैं वो लगातार मूव कर रहे हैं, तो उनके अंदर खुद का एक तो नॉर्मली ईएमएफ जो बन रहा है वो तो बन ही रहा है, इनकी वजह से भी इनके पर्सनल का ईएमएफ बन जाएगा, और जो ईएमएफ, जो मेन ईएमएफ है उसका विरोध करेगा, ठीक है, उसका विरोध करेगा, और इसी ईएमएफ की वजह से एक लॉस हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम क्या, ईडी करंट लॉस। मतलब जो कंडक्टर होता है उसके घूमने से उसमें खुद में भी एक ईएमएफ आ जाएगा, जो किसी काम का नहीं होगा,
लेकिन वो लॉस करा देगा, उसे बोलते हैं एडी करंट लॉस। और एडी करंट लॉस को ही रोकने के लिए, एडी करंट लॉस को रोकने के लिए जो किया जाता है, कोर को लैमिनेटेड किया जाता है। कोर को क्या किया जाता है? लैमिनेटेड। लैमिनेटेड समझते हो ना, कि जैसे इतना मोटा है कोई चीज़ तो इतना मोटा ही रहेगा, बट इसको पट्टियों में ऐसे चिपका चिपका के कर देंगे जिसमें इसमें क्या हो कि लॉसेस कम हो जाएगा। ठीक है, इसी को इतना ही मोटा रहेगा, बट क्या होगा, एक ना लगा के इसकी जगह पट्टियाँ चिपका देंगे, इतना मोटा बना देंगे फिर उसी चीज़ को कट कर करके। तो इससे क्या हो जाता है कि एडी करंट लॉस का मान कम हो जाता है। मीन्स वहाँ पे आपका नुकसान जो होता है एडी करंट लॉस का वो कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल लॉस क्या है, यांत्रिक लॉस क्या है। तो यांत्रिक लॉस बहुत छोटी सी चीज़ है, समझना ध्यान से, कि जो घर्षण होता है बियरिंग वगैरह में, रगड़ होती है, मैकेनिकल चीज़ों की वजह से जो लॉस होता है। मीन्स नॉर्मली क्या करना, ऐसे आप याद रखना कि जो बियरिंग होती हैं, बैरिंग, बैरिंग हिंदी में बोलते हो आप उस तरह, ठीक है, जो बियरिंग होती हैं उसमें घर्षण वगैरह की वजह से, घर्षण की वजह से जो लॉस होता है उसे क्या बोलते हैं? मैकेनिकल लॉस बोलते हैं। ठीक है, यांत्रिक नुकसान बोलते हैं। ठीक, तो इतना नुकसान क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं इफ़िशियंसी की। कभी भी इफ़िशियंसी की बात करेंगे, ठीक है, दक्षता जिसे बोलते हो आप, दक्षता, है ना, इफ़िशियंसी। जो इफ़िशियंसी होता है हमेशा नीटा से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, और परसेंटेज में लेना है तो इंटू 100 कर देना, उतना परसेंटेज आ जाएगी इफ़िशियंसी। इनपुट अपान इनपुट होता है, तो आउटपुट अगर मान लो जनरेटर है ना, आउटपुट अगर वो इफ़िशियंसी जिसका निकाल रहे हो, जनरेटर की निकाल रहे हो, तो जनरेटर का आउटपुट क्या होगा? इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा, और इसका इनपुट क्या होगा? मैकेनिकल इनपुट होगा, और इंटू 100 कर देंगे, आपकी जनरेटर की इफ़िशियंसी आ जाएगी। ऐसे ही मोटर की जब आप करोगे तो इनपुट क्या होगा? ठीक है, इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर होगा, और इधर जनरेटेड पावर मैकेनिकल होगा, इंटू 100 कर लोगे, ये आ जाएगा। मीन्स हमेशा जो आउटपुट रहेगा वो लिखना है, नीचे इनपुट लिखना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, दक्षता आ जाएगी। और जनरली की बात कर रहा हूँ मैं, वो जनरेटर के लिए कर रहा हूँ, डीसी जनरेटर के लिए वो 85 से लेके 95% तक इसकी इफिशियंसी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ढेर सारे टॉपिक को लेके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और